गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिमालयन ज्योति यानी कि एजुकेशनल पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है अमित सिंह रावत। जैसे कि हम मंथली करंट अफेयर को आपके सामने लेके आ रहे हैं और उद्देश्य है कि आपको बेहतर स्थिति में लेके आना। तो इस बार हम जनवरी 2024 से करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। ये एक और पार्ट है जिसमें हम मंथली करंट अफेयर को देखेंगे उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए, नेशनल इंटरनेशनल के सभी करंट अफेयर, न केवल उत्तराखंड बल्कि सेंटर लेवल के सभी एग्जाम्स के लिए आपकी ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर की अपडेट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अब क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन में कौन सा स्थान पे भारत रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो आपको पता है कि हाल ही में नई अपडेट के हिसाब से भारत पहले स्थान से नहीं बल्कि दूसरे स्थान पे है और चाइना पहले स्थान पे है ना। तो चाइना यूजुअली कई जगहों पे पहले स्थान पे है। तो चाइना, जैसे कि आप देखोगे तो हमने पिछली बार भी देखा था, तो चावल में है चाइना पहले नंबर पे, दूसरा गेहूं में भी पहले नंबर पे है और किस में है चाइना पहले नंबर पे। उसके अलावा चाइना है कोयले में भी पहले नंबर पे, तो कोयले में भी, ठीक है, तो चाइना है पहली रैंक पे। अगला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2023 में किसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो किसको बनाया गया था? पिंकी। ये जो 2008 में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अभिनय भी किया। तो मिर्ज़ापुर यूपी की रहने वाली ये पिंकी हैं। तो इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्योंकि ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही थी। इन्होंने केंद्रीय मंत्री को एक लेटर लिखा था जिस कारण से केंद्रीय मंत्री ने इनकी सहायता की और एक पत्र के थ्रू इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है भारत सरकार के द्वारा, है ना। और उत्तराखंड में कौन है? तो उत्तराखंड में आपकी वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर हैं। तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ब्रांड एम्बेसडर हैं, हरिद्वार जिले की रहने वाली। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। तो हर साल इतिहास कांग्रेस का आयोजन होता है और इस बार तेलंगाना में हुआ है। ऑप्शन ए तेलंगाना में हुआ है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है। यह किससे सम्मानित किया गया? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है CR काम्बोज, है ना। तो CR काम्बोज को इस बार का ये अवार्ड दिया गया है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिसर्च वगैरह या उत्कृष्ट कार्यों को करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच जनवरी में डेजर्ट साइक्लोन नामक युद्ध अभ्यास हुआ? UAE, सऊदी अरब, ओमान या कजाकिस्तान। तो डेजर्ट साइक्लोन का आप याद रखोगे कि UAE संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है ना कि सऊदी अरब। तो डेजर्ट साइक्लोन UAE। अच्छा, ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील, रसिया, इंडिया या चाइना। तो ऑप्शन बी रूस ने इस बार ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता की। आपके कजान में देखा होगा आपने, है ना। 2 जनवरी 2024 को पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, जो स्कूल होते थे यूजुअली या तो वो बॉयज़ के लिए या फिर दोनों के लिए होते थे और इस बार मथुरा में, ऑप्शन डी यूपी के मथुरा में केवल गर्ल्स को डेडिकेटेड एक सैनिक स्कूल खोला गया है, तो वो मथुरा में। अगला क्वेश्चन, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो पहला बना है आपका कौन सा? जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर इस प्रकार की योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बना है। तो आपको पता है 17 सितंबर 2023 को पिछले साल ये योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो काम करने वाले हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे कोई भी कारपेंटर हो या फिर अन्य प्रकार से धोबी हो, मोची हो या फिर सुनार हो, ये जो हमारे विश्वकर्मा हैं, मतलब छोटे छोटे काम करते हैं, उनको सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत उनको मदद प्रोवाइड कराई जा सकती है ना। तो PM विश्वकर्मा योजना। तो किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये काम किया था गुजरात में। तो ऑप्शन ए गुजरात में 108 स्थानों पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार। कहाँ पर माउंट लेबरटॉबी ज्वालामुखी फटा? तो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। तो माउंट लेबरटॉबी इंडोनेशिया, ऑप्शन ए, तो इंडोनेशिया में, है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया?
बेसिकली फास्ट रिएक्टर प्लांट होता क्या है, जिसमें कि आप परमाणु ईंधन को यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली बनाने के लिए परमाणु ईंधन को यूज़ करते हो, जैसे यूरेनियम का यूज़ कर लिया। तो ये फास्ट रिएक्टर प्लांट कहाँ पे बनेगा, ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो एक प्रकार का रिएक्टर होता है, ठीक है। अच्छा देखो, किस देश के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला, तो वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है और ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से, ठीक है। ये देखो, ये वांचो शिल्प का कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वांचो वुडन क्राफ्ट हो गया या अनेक प्रकार के कई क्राफ्ट हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख गोवा। वैसे कर्नाटक का उत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे 300 ईस्वी के आसपास ये राजवंश रहता है। तो ये देखो कदम्ब वाला, ये देखो ये कर्नाटक का क्षेत्र, यहाँ पे गोवा वाला क्षेत्र। तो एक आधुनिक कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है उसमें एक शाही परिवार रहता था उत्तरी कन्नड़ वाला कोंकण वाले क्षेत्र में, जिसके संस्थापक थे मयूर शर्मा। उन्होंने 345 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। अच्छा, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म जो मोशन कैटेगरी में है उसका खिताब किसने जीता, तो क्रिस्टोफर नोलन ने जीता था। आपको पता है ओपनहाइमर इन्होंने ही बनाई है ना। ओपनहाइमर जो द्वितीय विश्व युद्ध पे आधारित परमाणु विस्फोटक बनाने वाला जो व्यक्ति था ओपनहाइमर, उस पे आधारित है ना। देखो गोल्डन ग्लोब कुछ इस प्रकार से दिखता है, गोल्ड कलर का ग्लोब, और उसके ऊपर ये फिल्म के लिए है ना। तो ओपनहाइमर के जो प्रोड्यूसर हैं क्रिस्टोफर नोलन को इस बार के लिए मिला है ना। अगला, किस वर्ष मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे का सम्मान दिया गया, मतलब किसे दिया गया इस वर्ष के लिए, तो प्रीतिसेन, ज्योति पटकर, नीति बेंथम या सविता कंसवाल। तो ऑप्शन डी सविता कंसवाल, उत्तराखंड की रहने वाली सविता कंसवाल, उत्तरकाशी जिले की। ये देखो उत्तरकाशी जिले की रहने वाली सविता कंसवाल जी 4 अक्टूबर 2022 को उत्तरकाशी में द्रौपदी के डांडा नामक जगह पे जाती हैं और वहाँ पे हिमस्खलन हो जाता है, यानी कि ग्लेशियर एवलांच आ जाते हैं। तो इस कारण से इनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से इनको क्या मिला, तेंजिंग नोर्गे। लेकिन इसलिए नहीं मिला, बल्कि इन्होंने क्या किया था, एक साहसिक काम किया था। 16 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और नेपाल में माउंट मकालू है, इन दोनों को फतह किया था 16 दिन के अंदर। बहुत बड़ी बात है 16 दिन के अंदर 2 चोटियों को फतह करना। तो इस कारण से इनको मिला था 2022 के लिए। 2023 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना, तो बर्नीहाट, ये मेघालय के निकट में। तो बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर, बांग्लादेश का इफेक्ट भी पड़ा इस पे है ना। तो किस देश में जनवरी में ज्वालामुखी फटने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, तो ये आइसलैंड था। ऑप्शन सी, आइसलैंड में इस बार जनवरी में आपातकाल की घोषणा की गई थी। संसदीय राजभाषा के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो संसदीय राजभाषा का अध्यक्ष ऑप्शन ए अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष के तौर पर रखा गया था। किसे आईसीएन ने 15 जनवरी 2024 को रेड लिस्ट में और असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया, तो ये क्या है, असुरक्षित है। तो इसमें से कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू या हिमालयन वुल्फ, तो हिमालयन वुल्फ ऑप्शन डी। ये देखो हिमालयन वुल्फ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो इसको असुरक्षित रूप से घोषित किया है आईयूसीएन ने। किस टाइगर रिजर्व को 15 जनवरी 2024 को डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है, तो इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सी। तो डार्क स्काई होता क्या है इसके बारे में जान लो, लेकिन पहले देख लो पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है। तो होता क्या है कि रात में जब सब अंधेरा हो जाता है तो जो प्रकाश आता है आसमान से बस वो ही दिखे, आर्टिफिशियल जो लाइट है जैसे कि इस घर में यहाँ पे दिख रहे होंगे आप, ये ना दिखे। तो नेचुरल लाइट दिखे बस, आर्टिफिशियल कुछ भी ना दिखे। जो लाइट हो, सोलर हो या अन्य प्रकार से जो भी लाइट हो वो ना दिखे, बस आपका आसमान दिखे, तारे दिखे, चंद्रमा दिखे। तो ये सब प्रकार से डार्क स्काई पार्क पेंच में है ना। केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहले गाय अभ्यारण्य यानी कि जो काव सेंचुरी है वो कहाँ खोली गई, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर, फरीदाबाद। तो ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर में पहली काव सेंचुरी खोली गई है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहली बार द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या आयोजित किया गया, तो अयुत्या भारत और ऑप्शन डी थाईलैंड के बीच में यह युद्ध अभ्यास किया गया था, है ना। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी इस साल के लिए मेसी को चुना गया था। मेसी कहाँ के रहने वाले हैं ये देख लो, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। साउथ अमेरिका में एक देश है ना अर्जेंटीना, तो कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो
ये कुछ साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में अर्जेंटीना है, यहाँ पे ब्राज़ील है, तो इसके यहाँ पे ये अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में मेसी भाई साहब रहते हैं, इस देश के हैं। तो इनको मिला है इस बार का सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड, है ना। ये देखो अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 को 206 फीट ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किया गया, सोशल जस्टिस के रूप में, है ना। एक और क्वेश्चन, मोहजज भैंसों की पारंपरिक लड़ाई होती है, ये 9 साल बाद कहाँ शुरू हुई? तो 9 साल बाद शुरू हुई ये, आपको लग रहा होगा कि इन तीनों में से कोई होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन डी असम में शुरू हुई थी, है ना। दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो आपको लग रहा होगा यूएस डॉलर, पाउंड होगी, लेकिन नहीं, ऑप्शन डी कुवैती दिनार, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है ऑयल पे चलती है, तो इस कारण से उसकी डिमांड बहुत रहती है, सप्लाई पे भी डिपेंड करता है, कई चीज़ें हैं। तो कुवैती दिनार इस प्रकार से सबसे मूल्यवान करेंसी है। किस देश के मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की? तो ये है जापान के मून स्नाइपर, ये देखो यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से। तो जापान का मून स्नाइपर मिशन इस वर्ष आपको पता है 4-5 देशों ने की 2023 से अभी तक। तो एक जापान हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया और चाइना हो गया। तो 4 देशों ने जापान इस बार चंद्रमा पे एक्टिविटियां की हैं। तो इन 4 देशों का नाम आप बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का एक प्राइवेट मिशन आता है, जापान का ये आई गया है जिसको स्लिम भी कहते हैं, और चाइना का चांग 6 ने भी उस अंधेरे क्षेत्र में लैंडिंग की थी, है ना। अयोध्या के राम मंदिर के डिज़ाइनर कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा डिज़ाइनर थे, जिन्होंने राम मंदिर का खाका बनाया था कि जो मंदिर होगा वो किस प्रकार से बनेगा। जैसे माना ये मंदिर है, तो ये मंदिर कैसे बनेगा, इस पर कितनी मंजिलें होंगी, कितना लंबा चौड़ा, कैसे कैसे होगा, तो ये सब चंद्रकांत सोमपुरा भाई साहब ने बनाया था। और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, देखो जैसे शिलान्यास किसने किया था, कब किया था, ये सब चीज़ें देख लो एक बार हल्का सा। तो शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त को, मोदी जी ने ही किया था, और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को इसी साल हुई थी, है ना। इसी दिन एक योजना भी लॉन्च की थी, सरकार ने घोषणा की थी। तो कौन सी है वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ तुरंत आपको। इसकी वास्तु शैली कैसी है? तो नागर शैली में है। वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, अरुण योगीराज ने राम जी की मूर्ति बनाई है ना। तो इस प्रकार के कुछ, और 3 मंजिला है, कभी ये पूछ सकता है, 5 मंडप है, 392 खंबे हैं, बाकी और टाटा ने और लार्सन एंड टुब्रो ने बनाई थी वगैरह वगैरह, है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये था। देखो अगला, मादिका भाषा का संबंध किससे है? क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पे है, ये लैंग्वेज धीरे धीरे इसके जो बोलने वाले हैं वो घट रहे हैं और बहुत कम बचे हुए हैं, तो ये खत्म होने ही वाली है जल्दी। तो किस राज्य की है? ऑप्शन डी केरला की। तो केरला की है मादिका भाषा। अगला, खंजर नामक युद्ध अभ्यास हिमाचल प्रदेश में हुआ, ये भारत और किस देश के बीच हुआ? तो खंजर नामक युद्धाभ्यास जो होता है वो किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है ना। तो हिमाचल प्रदेश में, आपको उत्तराखंड में पता है, उत्तराखंड में भी हुआ। तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में अभी हाल ही में ओली में अक्टूबर में हुआ था। तो उसको क्या कहते हैं? काजिंद, है ना। तो काजिंद कहते हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक ये युद्धाभ्यास हुआ था उत्तराखंड के ओली में, है ना। ओली में और थोड़ा सा गोचर में भी युद्धाभ्यास किया था, कुल मिला के चमोली में। कब प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की? तो देखिए, घोषणा उसी दिन की थी जिस दिन राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी अयोध्या में। तो उसी दिन घोषणा की थी और 15 फरवरी को कहते हैं कि ऑफिशियली इसको शुरू किया गया है ना। डिजिटल इंडिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये देखो, ये सब बता रखा है कि 15 फरवरी 2024 को योजना की शुरुआत की है। और इसके छतों पे क्या लगाया जाएगा? इस प्रकार के सोलर पैनल लगाए जाएंगे लगभग 1 करोड़ घरों पे, ठीक है भाई। और इसके लिए गवर्नमेंट 75,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कर रही है। 24 जनवरी को किसे मिला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2024 के लिए? तो ये है ऑप्शन ए, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। तो यूपी का जो हॉस्पिटल है ये हर जगह जैसे भी आपदा आती है तो तैयार रहता है। आपको पता है इंडियन आर्मी हर जगह तैयार रहती है, तो इंडियन आर्मी का ये हॉस्पिटल हमेशा तैयार रहता है। 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा आई थी तो उस समय ये हॉस्पिटल और यहाँ के जो कर्मचारी थे इन्होंने हेल्प की थी, मतलब मेडिकल सुविधाएं। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तो उस समय ये गया था। 2020-21 में तुर्की में भूकंप आया तो ये
यूनिट वहाँ गई थी। उसके अलावा कई अन्य जगहों पे, हर जगह पे ये जाता है। इस कारण से इस बार का सुभाष चंद्र बोस राज्य आपदा प्रबंधन अवार्ड इसको दिया गया। ठीक है भाई, 2024 के लिए, है ना। जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत दी गई? तो मतलब सजाए मौत, फांसी लेके नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस सूंघा दी, बस वो आदमी मर गया। तो यूएसए। होता क्या है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसको सुन कर देता है नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे वो घटा देता है। तो ऑक्सीजन जब शरीर में जाती नहीं है, नाइट्रोजन बढ़ जाती है, तो इंसान सुन्न होके मर जाता है। और शांत मृत्यु कहते हैं इसे, क्योंकि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब मर गया। तो इस प्रकार से ये पहल की है यूएसए ने, एक मानवीय पहल। इस वर्ष 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पे हमारे देश में मुख्य अतिथि कौन बन के आई? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भाई साहब, तो ये आए थे इस वर्ष, है ना। अगला, 69 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो एनिमल को नहीं मिला बल्कि 12th फेल को मिला। ठीक है, तो 12th फेल इस बार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। ठीक है, अगला ये देख लो, तो 12th फेल को है, और 70वां मलयालम फिल्म अट्टम को मिला है। ठीक है, अच्छा ये देखो, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, जिसे कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसमें 2023 के हिसाब से शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे आगे रहा है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में भ्रष्टाचार सबसे कम है ना। अगला देखो, किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई? तो एलन मस्क से संबंधित है ये न्यूरालिंक। तो न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में चिप लगाई, उसके दिमाग के सही ऑपरेशन करने के लिए, सही फंक्शंस के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हालांकि ऑप्शन 3 है, लेकिन फिर भी देख लो, जैनिक सिनर। तो आपको पता है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर यूएस ओपन होता है ना। तो पहला वाला भी जैनिक सिनर ने जीता है, और यूएस वाला भी जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, और ये बाकी जो है ये दूसरे खिलाड़ी ने जीते हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है मुझे बताना। तो जैनिक सिनर, जैनिक सिनर। ठीक है भाई। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आई, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का संबंध ये देखो नागालैंड से है। तो नागालैंड पूर्व उत्तर राज्य, तो रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है। अच्छा, कभी कभी ये न्यूज़ में था, तो इस कारण से क्वेश्चन पूछ लेता कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं, या फिर ये पूछ लेता कि इजराइल से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं। तो इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया। तो ये देश इजराइल से टच हो रहे हैं ना। इस प्रकार के क्वेश्चन उस समय के न्यूज़ में काफ़ी था इजराइल, इस कारण से। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कितनी बार पीएम बन चुकी हैं? तो इनका ये 5वां कार्यकाल था। कितने नंबर की पीएम बनी थी? ये 5वीं बार पीएम बनी है, और अभी इनका तख्ता पलट हो चुका है इनके देश में से, है ना। तो इस कारण से भी न्यूज़ में रह सकती हैं। अब भारत ने इनको क्या दिया है? पनाह दी है। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बनी है? तो बिम्स्टेक के महासचिव कोई इंडियन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो वो बने हैं इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है, आपको पता है बिम्स्टेक कब बना था? तो 1997 में। कब बना था? 1997 में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है, ये बांग्लादेश में। तो बिम्स्टेक बनता है 1997 में, और आपका शार्क बनता है 1985 में। ठीक है भाई, तो देख लो, थोड़ा सा डिफरेंस देख लो इसमें। अगर एग्ज़ाम में कभी आ गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इसके सदस्य हैं। कितने सदस्य? 8 सदस्य, है ना। गिन लो आप, तो ये 8 सदस्य हो रहे हैं सार्क के सदस्य। और इससे कैसे डिफरेंट है बिम्स्टेक? देखो, बिम्स्टेक में ये 2 सदस्य एलिमिनेट हो गए हैं, अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी। तो भारत बच गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तो सेम है। बस मैंने जैसे क्लास में भी बताया था कि इसकी ट्रिक क्या रहेगी याद करने की। तो ट्रिक ऐसे याद रखना कि जो भारत का बीच का है, इसकी एक लाइन खींच लेना। इसके जो पश्चिम में है ये वाला देश, ये वाला देश और ये मालदीव, तो इन तीनों को हटा देना, तो वो बिम्स्टेक के सदस्य हो जाएंगे। और इसमें 2 देश जोड़ देना, एक यहाँ पे म्यांमार और दूसरा थाईलैंड। तो ये देखो, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ दोगे तो आप बिम्स्टेक में पहुँच जाओगे। और शार्क में तब जाओगे जब इन दोनों को जोड़ दोगे, और इसको जोड़ दोगे और इसको जोड़ दोगे, है ना। तो शार्क और बिम्स्टेक में आपको थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। ये 7 सदस्य हैं, ये 8 सदस्य हैं। ये बना था 1985 में, ये बना था 1997 में। तो बिम्स्टेक 1997, शार्क 1985 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको कर लेना।
देखो, इंडियन इम्यूनोलॉजी ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस वैक्सीन बनाई है, तो इसका नाम क्या है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजी ने जो बनाई है उसका नाम है हैवीश्योर, है ना। स्पुतनिक तो आपको पता है कोविड की वैक्सीन थी, बाकी ये खाली आपको ऐसे बताने के लिए, तो ऑप्शन बी। अच्छा, पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया गया। यूजुअली डॉलर में भुगतान करते हैं ना हम दूसरे देश को, लेकिन पहली बार किया गया तो वो किस देश के साथ किया? तो यूएई के साथ। यूएई के साथ हमने इस प्रकार का भुगतान किया है, ठीक है। कच्चा तेल खरीदने के लिए पैसे में भुगतान, यानी कि गांधी जी का नोट दिया है हमने उनको। हट्टी समुदाय हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, वो किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को हमने क्या दिया है? जनजाति का दर्जा दिया है। उत्तराखंड के संदर्भ में भी समझ लो, तो उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं जिनको 1967 में दिया गया था। तो भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा और राजी जनजाति, है ना। बुक्सा नहीं है, ये बोक्सा है ना। और इसमें बोक्सा को 1981 में और राजी को 1975 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखना। पीवीटीजी कहते हैं इसको, एक टर्मोलॉजी है, उसका नाम क्या है? पीवीटीजी। पीवीटीजी का मतलब क्या होता है भाई? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो जो बहुत ज़्यादा सुभेद्य हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ग्रुप हो, मतलब जो बहुत पिछड़ा है सामाजिक, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, तो उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे यहाँ 2 जनजातियाँ हैं, एक राजी सबसे पहले रखी गई 1975 में और दूसरी बोक्सा 1981 में। तो ये दोनों याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो, स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो भारत का GSAT-20 करके लॉन्च किया, क्योंकि इसका वजन है 4700 और 4700 की पेलोड कैपेसिटी अभी इंडिया के पास है नहीं। हम मैक्सिमम 4000 तक का ही पेलोड ले जा सकते हैं, तो इस कारण से भारत 4000 तक का ही ले जा सकता था, इसलिए हमने स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 का सहारा लिया और इस वजन को हमने पहुँचाया, है ना। तो GSAT का मतलब आप जानते हो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 20 है, जो एक प्रकार की क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि भारत के संदर्भ में देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट या अन्य प्रकार की चीज़ों में तो काम आएगी, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है भाई। अगला देखो, तो ये देखो उसके बारे में विस्तार से बता रखा है। फाल्कन 9 रॉकेट नहीं ले गया, GSAT-20 को ले गया और सफलतापूर्वक किस प्रकार से प्रक्षेपित किया। किसने पेट्रोलियम निर्यातक देशों, यानी कि जिसे ओपेक कहते हैं, और ओपेक कहते हैं, है ना। तो पेट्रोलियम बनाने वाले, जो पेट्रोलियम को बेचने वाले देश हैं, उनसे बाहर जाने का निर्णय लिया, तो ये अंगोला ने लिया है। किसने लिया है? अंगोला ने। तो देखो 1960 में बना था हमारा ओपेक। कब बना था? 1960 में। उस समय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला जारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। और अब इससे काफ़ी देर बाहर आ रहे हैं। तो ये हमारे आज का सेशन था। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए। हम अगले सेशन में मिलेंगे आपको, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।